हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी आईक्यू। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या आप जानते हैं कि गोल्ड इतना चमकता क्यों है? कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं और आयरन में रस्ट क्यों लगता है? आज के इस डिटेल्ड लेक्चर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, आयनिक कंपाउंड्स, मेटलर्जी और करोजन को बहुत ही इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर कंसेप्ट को एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स के साथ कवर किया जाएगा। लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ metals and non-metals. Let us start with the introduction part. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जैसे आयरन गेट, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, कॉपर वायर्स, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ये सब मेटल से बनी होती है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। साइंस ने एलिमेंट्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले पार्ट हम मेटल्स से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेटेलिक लस्टर, यानी चमक। मेटल्स की सरफेस नेचुरली शाइनी होती है। इस शाइन को मेटेलिक लस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड ज्वेलरी शाइन करती है, सिल्वर यूटेंसिल्स चमकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल भी शाइनी होती है। इसकी एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम। अगर मेटल की सरफेस पर डस्ट या ऑक्साइड लेयर आ जाए तो चमक कम हो जाती है। सैंड पेपर से रब करने पर शाइन वापस आ जाती है। जो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ज्वेलरी जैसी गोल्ड और सिल्वर बनाई जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उन्हें तोड़ना या काटना मुश्किल होता है, लाइक आयरन, कॉपर, ये हार्ड होते हैं। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं जनरली और इन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम इसकी एक्सेप्शन है, जो जनरली सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, डेट इज मेलेबिलिटी। मेटल्स को हैमर से पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। शीट्स में कन्वर्ट करना मेलेबिलिटी कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास की, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम की फॉयल होती है, सिल्वर फॉयल होती है, गोल्ड फॉयल होती है। जिस प्रॉपर्टी से ये बनते हैं एल्युमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल या गोल्ड फॉयल, उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। और हमें याद रखना है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट मेलेबल मेटल है, मोस्ट मेलेबल मेटल, दैट इज गोल्ड। गोल्ड को इतना पतला बनाया जा सकता है कि उसकी एक्सट्रीमली थिन शीट्स बन जाती है। 1 ग्राम गोल्ड को हम
अगर हम इसकी शीट बनाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी शीट बन जाएगी comparatively to the silver, aluminum and the rest of metals which can be brought into the sheets. सबसे ज़्यादा गोल्ड है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एल्युमिनियम शीट्स बनाते हैं, फॉइल्स बनाते हैं या कार के बॉडी पार्ट्स, वो मेटल के मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी से बनते हैं। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, डेट इज डक्टिलिटी। मेटल्स को खींचकर वायर्स बनाई जा सकती है। उन वायर्स को बनाना, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास कॉपर वायर्स होते हैं, एल्युमिनियम वायर्स होते हैं, और इसमें भी मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है डेट इज गोल्ड। एक ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर वायर हम बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबी वायर 1 ग्राम गोल्ड से, इतना डक्टाइल होता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए कॉपर और एल्युमिनियम यूज होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, डेट इज कंडक्टिविटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और इनमें सबसे अच्छे कंडक्टर्स क्या है, डेट इज सिल्वर एंड कॉपर। और इनमें भी, मेटल्स में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। सबसे पुअर कंडक्टर कौन है, लेड एंड मरकरी। जैसे कि आपको पता है कि सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन हम फिर भी वायर्स में कॉपर ही यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास करता है और ये चीप होता है कंपेरेटिवली टू द सिल्वर। ये चीप होता है और ये ड्यूरेबल होता है, इसलिए हम सिल्वर को नहीं बल्कि कॉपर को यूज़ करते हैं फॉर वायरिंग। प्रॉपर्टी नंबर 6, डेट इज सोनोरिटी। जब मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। उस रिंगिंग से साउंड प्रोड्यूस होने को हम सोनोरिटी कहते हैं। रिंगिंग साउंड, उसको हम सोनोरिटी कहते हैं। जैसे स्कूल बेल, टेम्पल की बेल होती है, मेटल्स की बनी होती है क्योंकि उनसे लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स पे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एक्सेप्शंस। नॉन मेटल्स जनरली मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसकी एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगर इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम, डेट दे आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब क्या होता है, ये जनरली डज नॉट शाइन, ये शाइन नहीं करते हैं। ये नॉन मैलेबल होते हैं, यानी पीट कर शीट्स नहीं बना सकते हैं। कांट मेक शीट्स फ्रॉम देम। और ये नॉन डक्टाइल भी होती है, इनसे हम वायरस भी नहीं बना सकते हैं। और यूजुअली ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और ये नॉन सोनोरस भी होते हैं। ये मैंने चीज़ें, ये क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये मैंने मेटल्स में एक्सप्लेन की है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है हमारे पास, और ये एक्सेप्शन जो है ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि मरकरी। मरकरी एक मेटल है, लेकिन लिक्विड स्टेट में मिलता है, यह हमें याद रखना है। मरकरी एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। गैलियम और सीजियम है, ये भी मेटल्स हैं,
ये अगर हम हाथ पे रखें तो ये हाथ पे ही मेल्ट हो जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रियस होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल आर यूजुअली दे आर यूजुअली नॉट लस्ट्रियस, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रियस है। डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो अभी तक हमें मिला है, सबसे हार्ड सब्सटेंस। वैसे ही ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड की तरह, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट, लो डेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज बताती है कि मेटल्स दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यही हमें केमिकल प्रॉपर्टी बताती है कि मेटल्स के जो ये मेटल्स है, ये जब दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये क्या बिहेव करते हैं। लाइक हम पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट जो हर कोई मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। इसकी एग्जांपल एक है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम ब्लैक ऑक्साइड भी कहते हैं। या अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर इस पे बनती है। अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। इसके बाद आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कुछ ऑक्साइड्स एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो बहुत एसिडिक और बेसिक चीज़ों के साथ रिएक्ट करें उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। लाइक Al2O3, ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं काम? ये बहुत एसिड के साथ भी और बेसिक चीज़ों के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल Al2O3 प्लस एसिड गिव्स AlCl3 प्लस 3 टाइम्स वाटर, या Al2O3 प्लस बेस गिव्स NaAlO2 प्लस वाटर। तो जो कोई ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, फेमस एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी वेरिएशन। सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन से इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि ये आग पकड़ सकते हैं। इतनी तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो जाए। ये बहुत ही विग्रसली इससे रिएक्ट होते कि आग पकड़ते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि अगर आप देखो गोल्ड और सिल्वर, ये ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते। जैसे सोडियम और पोटेशियम, इसकी अपोजिट बिल्कुल है गोल्ड और सिल्वर, जो कि ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद आता है रिएक्शंस विद वाटर्स एंड एसिड्स। जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ डिफरेंट रेट से रिएक्ट करते हैं।
metals react with water to produce a metal oxide and hydrogen gas. Soluble metal oxide is further form metal hydroxides. तो जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वाटर के साथ डिफरेंट रेट से रिएक्ट होते हैं। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन दिखाते हैं। सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन दिखाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और जो ये हाइड्रोजन गैस उसके बाद प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है काम? दैट कैचेस फायर। इसके बाद अगर हम देखेंगे कैल्शियम, तो ये लेस वायलेंट रिएक्शन दिखाता है। हाइड्रोजन बबल्स स्टिक होने की वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। उसके बाद ये लेस वायलेंट होता है, तो उसके बाद क्या होता है काम? ये कैल्शियम क्या होता है? फ्लोट होता है। ये क्यों फ्लोट होता है? क्योंकि इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस बबल्स स्टिक होते हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये भी फ्लोट होता है, रीजन सेम है। उसके बाद अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम। उसके बाद लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती। ये चीज़ें हमें याद रखनी कि सोडियम पोटेशियम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और इसकी जो हाइड्रोजन गैस बनती है जनरल इक्वेशन से वो फायर कैच करती है। कैल्शियम इससे लेस वायलेंट होता है और ये कैल्शियम उसके बाद फ्लोट करना स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके सरफेस के साथ हाइड्रोजन बबल्स स्टिक होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट होता है और ये फ्लोट करना शुरू करता है। ये जो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर और ये भी फ्लोट करता है। अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम। और उसके बाद जो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते। उसके बाद आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरल इक्वेशन क्या है? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल्स डाइल्यूट एसिड, ये याद रखना है। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट और हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑर्डर की कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम अल्युमिनियम से ज़्यादा अल्युमिनियम, जिंक से ज़्यादा जिंक, आयरन से ज़्यादा। और जो एक कॉपर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो याद रखना कि कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ, लेकिन इधर क्या, ये एक एक्सेप्शन है कि कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ इधर रिएक्ट नहीं कर रहा है। HNO3 is a strong oxidizing agent. H2 is oxidized to water. Magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. उसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो सेम कंसेप्ट है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स, ये लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है काम? वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मेटल A प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स साल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। इसने मेटल B को इधर
मेटल ए ने मेटल बी को रिप्लेस किया है। ऐसा क्यों? इधर क्या होगा कि जो मेटल ए है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन मेटल बी। यही रीज़न है कि ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसने इसको डिस्प्लेस किया है। लाइक एग्जाम्पल हम एक लेंगे, Fe प्लस CuSO4 गिव्स Fe ने Cu को रिप्लेस करके FeSO4 बनाया और Cu को उसके डिस्प्लेस किया। इधर क्या हो रहा है कि आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है इस रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसके बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या होता है काम कि कभी पूछी जाती है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। आप चाहते यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम, और बाकी जितना हम नीचे आएंगे ये उतना कम कम होते जाएंगे। और सबसे कम रिएक्टिव ना के बराबर डेट इज गोल्ड। ये आपको याद रखना है। इसकी एक ट्रिक भी है याद रखने की। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए zebra, instead try learning how copper saves gold। ये इसकी ट्रिक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। P पोटेशियम, S सोडियम, C कैल्शियम, M मैग्नीशियम, A अल्मुनियम, Z जिंक, I आयरन, ट्राई लर्निंग L लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी आपको इधर खुद याद रखना है। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। ये इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये ट्रिक फॉर रिएक्टिविटी सीरीज। ये कभी पूछी जाती है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख के है। फिर भी आपको कम से कम याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम एंड सोडियम, और सबसे कम सिल्वर और गोल्ड। इतना कम से कम आपको याद रखना है। उसके बाद आते आयन कंपाउंड्स। आयन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हमेशा। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। और जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो मेटल होते हैं ये लूज करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। जब मेटल्स लूज करते हैं तो ये बनाते हैं कैटायंस, और नॉन मेटल्स बनाते हैं एनायंस। कैटाइन और एनाइन। तो जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके बाद आयनिक बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। Na क्या करता है काम?
ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नॉन मेटल क्या करता है काम, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव। तो हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके NaCl बनाते हैं, जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसी सेम फॉर्मेशन ऑफ MgCl। तो आयनिक कंपाउंड्स में आपको याद रखना है कि ये मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये रेस्पेक्टिवली कैटाइन और एनाइन बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद एक आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे इन केस हमने देखा है NaCl में। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रॉपर्टी में ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ये हार्ड एंड ब्रिटल होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। हार्ड और ब्रिटल क्या होता है कि ये हार्ड होते हैं, लेकिन जब इसे हैमर से मारते तो ये हैमर से टूट जाते हैं, उसी को हार्ड एंड ब्रिटल कहते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे NaCl मेल्ट्स एट 1074 केल्विन। तो ये जो हाई मेल्टिंग या हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, ये डिजॉल्व होते हैं इन वाटर ओनली। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब, मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब एक्वस सॉल्यूशंस। और ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन कैरोसिन पेट्रोल। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद है ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं। अर्थ क्रस्ट में मेटल्स जनरली फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, कि ऐसा नहीं कि मेटल्स ऐसे ही प्रेजेंट होगा, फिर अलग से कोई मेटल होगा तो वो ऐसे ही उसमें पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जो मिनरल्स से इकोनॉमिकली मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसे ओर कहते हैं। मिनरल्स से इकोनॉमिकली मेटल फिर एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसे हम ओर कहते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, those from which metals can profitably extracted are called ores। तो जो एक्सट्रैक्शन मेथड होता है ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे नंबर 1 लो रिएक्टिविटी मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो होते हैं ये मोस्टली फ्री स्टेट्स में मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम फाउंड इन फ्री स्टेट्स। उसके बाद आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी लाइक जिंक, आयरन, लेड। इनके ओर्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जो इनके ओर्स होते हैं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, ये ओर्स में मिलते हैं हमें, तो इनके ओर्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है काम, फिर इनके बाद उन्हें रिडक्शन की जाती है, उसके बाद हमें ये मिलते हैं। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनके ओर्स को पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें फिर रिडक्शन किए जाते हैं, रिड्यूस्ड बाय कार्बन और डिस्प्लेसमेंट।
लाइक इन केस ऑफ थर्माइट रिएक्शन। ये जो यहाँ पे रिएक्शन है, फेमस एक रिएक्शन जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हाई रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अल्मीनियम, इनको इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं इनको इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लो रिएक्टिविटी जो होते हैं ये फ्री स्टेट्स में मिलते हैं, इनको हीटिंग बस हीट करने की ज़रूरत है तो ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है। जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, इनको पहले इनके और उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद रिडक्शन किए जाते हैं, उसके बाद हमें एज द मेटल्स मिलते हैं। उसके बाद जो हाईली रिएक्टिविटी होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपको ये थर्माइट रिएक्शन जरूर याद रखनी है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने इससे पहले भी पढ़ाई है। Fe2O3 प्लस 2L gives 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। हीट इसमें ज़रूर लिखनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस करे, जिसको यहीं से हीट देनी पड़े वो रिएक्शन होने के लिए, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। लेकिन ये एंडोथर्मिक की अपोजिट, ये वहीं से हमें हीट प्रोवाइड करता है आफ्टर रिएक्शन, इसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। जो ये थर्माइट रिएक्शन है ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज होती है, यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स से आपने उनमें वीडियोस में देखे होंगे, किसी शॉर्ट्स में देखे होंगे कि उनको आपस में जोड़ा जाता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे यही थर्माइट रिएक्शन यूज होती है। उसके बाद आता है करोजन एंड प्रिवेंशन। ये भी हमने इससे पहले पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। जब मेटल्स मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आकर स्लोली डिस्ट्रॉय होने लगता है, जब मेटल्स मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आकर स्लोली डिस्ट्रॉय होने लगता है, उस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर, करोजन occurs. Like silver forms black coating on it, copper forms green basic copper carbonate, iron forms brown flaky rust। ये कब होता है, जब ये सिल्वर, जब ये कॉपर, जब ये आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये पहले मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में। करोजन के लिए इंपॉर्टेंट है मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन, तब जाके करोजन होता है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है कि बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि ये उसके कांटेक्ट में नहीं आता, एक लेयर, एक परत उस पर चढ़ाई जाती है। उससे क्या होता है कि ये एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है और ये करोजन नहीं होता है। एंड मच मोर। एलॉयज, जब हम एलॉयज बनाते हैं उससे क्या होता है कि उससे रस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उनकी। होमोजेन मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल, जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील ये भी एक अलॉय है। किसका, जैसे आयरन, आयरन के साथ हम निकल और क्रोमियम मिलाते हैं, वो क्या होता है, फिर वो एक अलॉय बनता है और वो रस्ट रेजिस्टेंट होता है। जैसे स्टील, स्टील होता है आयरन प्लस कार्बन, ब्रास होता है
कॉपर और जिंक उसमें मिलाया जाता है। जब कॉपर और टिन मिलाया जाए तो ब्रोंज बनता है, या लेड और टिन उससे सोल्डर बनता है। याद याद ना, ब्रास किससे बनता है, ब्रोंज किससे बनता है। तो एक तो कंडीशन ऑफ रस्टिंग, एयर प्लस मॉइस्चर, तब जाके रस्टिंग होती है। प्रिवेंशन, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, प्लेटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, इससे प्रिवेंट होता है। अलॉयज, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में मिला के मिक्सचर बनाया जाता है कि जो फिर रस्ट रेजिडेंट होता है। एक फैक्ट है यहाँ पे, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो आज से 1600 ईयर्स ओल्ड बनाया गया है, जिसकी हाइट 8 मीटर हाई है और इसका जो वेट है 6 टन है, हैज़ नॉट रस्टेड ड्यू टू एन एंशियंट इंडियन प्रोसेस प्रिवेंटिंग करोजन। तो हमने क्या पढ़ा है आज? हमने मेटल्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज, लस्चरियस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, कंडक्टर्स, बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स पढ़े, जो अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की हमने देखी, एसिडिक ऑक्साइड्स। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, उसमें हमने पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखा, उसके बाद सोडियम, सबसे कम सिल्वर, उससे ज़्यादा कम गोल्ड। हमने आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। हमने मेटलर्जी देखी, मेटलर्जी में देखी कि हम कैसे वो जो मेटल्स होते हैं या कुछ जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी, किसकी कैसी रिएक्टिविटी, तो उनको हम वैसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमने देखी। करोजन, जो देखिए हमने मेटल डिटोरिएशन बाय मॉइस्ट एयर। तो ये चीज़ हमने आज इसमें पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट किया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और NCERT IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके सपोर्ट से ही हम NCERT के हर चैप्टर को ईजी और डिटेल्ड मैनर में लेकर आते रहेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे क्यूरियस। गुड बाय।